ओ हाय, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों को क्या एक कंफर्म क्वेश्चन बताऊं क्या? देखिए, ये जो क्वेश्चन बताऊंगा मैं, ये एग्जाम में 100% आने वाला है। भाई सीबीएसई ना इस सवाल के बगैर क्वेश्चन पेपर नहीं कंप्लीट करना है। ये जो क्वेश्चन है, ये 100% आपके एग्जाम में आने वाला है। कितने मार्क्स का? सर 3 नंबर का आने वाला है। ठीक है, तो एक बात बताइए, 80 में से 3 नंबर तो आपके कंफर्म हो गए, है ना? तो यहां पे ये जो क्वेश्चन है, ये है प्रूफ ऑफ इर्रेशनैलिटी। ठीक है, ये सवाल एग्जाम में 100% आएगा, कंफर्म आएगा। और कितने नंबर का आएगा? 3 नंबर का आएगा। ठीक है, तो प्रूफ ऑफ इर्रेशनैलिटी हम लोग करते हैं। ठीक, ओके, तो चलिए, मेरा नाम है रहमान और आप लोग देख रहे हैं एलिवेशन। तो ये रहा एक्सरसाइज 1.2, जिसमें बेसिकली है प्रूफ ऑफ इर्रेशनैलिटी। भैया प्रूफ ऑफ इर्रेशनैलिटी तो हर हाल में आने वाला है। ठीक है, 3 नंबर का आने वाला है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ ऑफ इर्रेशनैलिटी। जैसे पहला सवाल है, प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रेशनल। देखो, इर्रेशनैलिटी प्रूव करने का ना तरीका एक फिक्स्ड फॉर्मेट में है। भैया वो फॉर्मेट को ढंग से प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपको वो फॉर्मेट पता है और जो एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा उसमें रीजंस दिए जाएंगे ऐसा क्यों किया जा रहा है। ठीक, तो ये फॉर्मेट अगर आपको मालूम है, पता है, तो चाहे इर्रेशनैलिटी का कोई सा भी सवाल हो, एकदम बिंदास बिना टेंशन के आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, तो ऐसा है। चलिए, इस सवाल से हम लोग सीख लेंगे कि वो फॉर्मेट क्या है, कैसे प्रूफ करते हैं किसी भी पर्टिकुलर नंबर को इर्रेशनल। अच्छा, बाय द वे, स्टार्ट करने से पहले ही बता देता हूं, ये इर्रेशनैलिटी प्रूव करना कैसे होगा प्रूफ? भाई प्रूव करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, यानी कि कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं हम अपने अज्यूम्ड स्टेटमेंट को। तो चलो, यहां पे दो बातें क्लियर है कि हम लोग यहां ना कुछ अज्यूम करने वाले हैं। ठीक, तो क्या अज्यूम करने वाले हैं? भाई पहला सवाल कि हम अज्यूम क्या करने वाले हैं, तो हमारा यहां पे पहला होगा अजम्पशन। पहला स्टेप क्या होगा भाई? स्टेप नंबर 1 होगा अजम्पशन। ओके, चलो, हमने मान लो हम कुछ अज्यूम करेंगे। ठीक, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में क्या करते हैं? हम कुछ अज्यूम करते हैं। ठीक, ओके, क्या अज्यूम करते हैं वो सब अभी आपको बता दिया जाएगा, है ना? तो सबसे पहला स्टेप नंबर 1 क्या है? हम अज्यूम करेंगे कुछ। इसे प्रूव करने के लिए पहले कुछ हम अज्यूम करेंगे, फिर स्टेप नंबर 2 हम सॉल्व करेंगे। ओके, उस अजम्पशन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक, उसके बाद ये जो सॉल्यूशन है ना, ये सॉल्विंग 2 पार्ट में होगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ये 2 हिस्सों में असल में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, और दोनों हिस्सों में, दोनों पार्ट्स में सॉल्व करके ये पता चलेगा कि हम लोगों ने जो अज्यूम किया है वो ही गलत है। इसका मतलब हम लोग कुछ कंक्लूड करने वाले हैं। भाई तीसरा स्टेप है हमारा कंक्लूजन। कंक्लूजन से पहले एक आएगा कॉन्ट्राडिक्शन। अच्छा जी, तो चलो हम लोग कॉन्ट्राडिक्ट जो हो रहा होगा वो सामने रखेंगे। ठीक, और फिर चौथा स्टेप है कंक्लूजन। तो भाई इन चार स्टेप्स में हम लोग इस प्रूफ ऑफ इर्रेशनैलिटी को सॉल्व करने वाला है। ठीक है, हम लोग प्रूफ ऑफ इर्रेशनैलिटी को सॉल्व करने वाले हैं। ये जो इर्रेशनल नंबर्स को प्रूव करना होता है, इसको प्रूव करने वाले हैं ये 4 स्टेप्स में। ठीक है, पहला स्टेप होगा हमारा अजम्पशन, दूसरा स्टेप होगा हमारा सॉल्यूशन, तीसरा स्टेप होगा हमारा कॉन्ट्राडिक्शन, और चौथा स्टेप होगा हमारा कंक्लूजन। ओके, तो सबसे पहला स्टेप क्या है भाई? सबसे पहला सर अज्यूम करना। तो भाई क्या अज्यूम करना है? हमें 4 स्टेप्स में सॉल्व करना है। पहले क्या अज्यूम करना है? सबसे पहली चीज हमें प्रूव करना है कि ये इर्रेशनल है। रूट 5 क्या है? क्या है रूट 5? इर्रेशनल प्रूव करना है। ठीक है सर, इर्रेशनल प्रूव करना है। अच्छा, बाय द वे, इर्रेशनल और रेशनल की हम लोग बातें कर रहे हैं। भाई इर्रेशनल क्या होता है, रेशनल क्या होता है, पहले वो समझ लें, है ना? तब जाकर आपको ये अजम्पशन ढंग से समझ में आने वाला है। अच्छा सर, तो रेशनल और इर्रेशनल किसको कहते हैं? तो भाई ये रहा रेशनल, लिख दिया मैंने। ठीक है,
ये रहा रेशनल और ये रहा इर्रेशनल। ठीक है भाई, चलो ठीक है, रेशनल और इर्रेशनल। देखो रेशनल नंबर ना, रेशनल नंबर उसे कहते हैं जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पहला पॉइंट। ठीक, पहला पॉइंट जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसे कहते हैं रेशनल नंबर। ठीक है सर, आपने कहा कि रेशनल नंबर किसको कहते हैं? जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या फॉर एग्जाम्पल क्या हम कह सकते हैं कि 2 इज अ रेशनल नंबर? जी हाँ, कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम 2 को तो 2 बाई 1 लिख सकते हैं। देखो ये रहा p और ये रहा q, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक, तो भाई p और q के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट तो कर सकते हैं 2 को। क्या सर 0.2 रेशनल है क्या? हाँ, ये भी रेशनल है। कैसे सर? इस डेसिमल को हटाएंगे तो डिवाइड बाई 10 कर देंगे और ये बन जाएगा 2/10 और 2/10 को सिंप्लीफाई करेंगे, ये बन जाएगा 1/5। अब देखो ये p बाई क्यू के फॉर्म में तो है ना भाई, ये p बाई क्यू के फॉर्म में तो है। इसका मतलब ये जो 0.2 था, ये जो 0.2 था, ये भी तो रेशनल हो गया। अच्छा ठीक है सर, रेशनल मान लिया कि रेशनल उसको कहते हैं जिसे p बाई क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। चलो ठीक है, p बाई क्यू के फॉर्म में जिसे हम लिख सकते हैं वो रेशनल है। तो क्या इर्रेशनल को नहीं लिख सकते p बाई क्यू के फॉर्म में? जी बिल्कुल भी नहीं। यहां इसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। इर्रेशनल आर दोज नंबर जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते सर? क्योंकि इर्रेशनल का टाइप होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। अच्छा, तो ये बात है। क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा था टर्मिनेटिंग किसको कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग किसको कहते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग किसको कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक नंबर लिख रहा हूं 2.01 001 00001 00001 एंड सो ऑन। भाई यहां पर ये एंड नहीं होने वाला है, एंड होगा ही नहीं, तो इसीलिए नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। और कुछ रिपीट हो रहा है क्या? सर रिपीट होने का क्या मतलब? रिपीट होने का मतलब इसको कहते हैं जैसे कि अगर कोई नंबर हो 2.01 01 01 01 01 एंड सो ऑन, बार बार ये देखो 01 01 01 01, ये तो रिपीट हो रहा है। ऐसे नंबर को कहते हैं, ये भी टर्मिनेट नहीं हो रहा है, लेकिन रिपीट हो रहा है। और ऐसे नंबर को हम लोग लिखते थे 2.01 और इस पे लिखते थे बार। अच्छा, जो बार बार आता है उस पे बार डाल देते हैं ना, जो बार बार आता है उस पे बार डाल देते हैं। ओके, तो इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। देखो टर्मिनेट तो ये भी नहीं हो रहा है, लेकिन रिपीट हो रहा है। तो क्या सर ये वाला भी इर्रेशनल होगा? ना ना ना, बिल्कुल नहीं भाई, ये रेशनल होगा। रेशनल दो टाइप्स के होते हैं, रेशनल होते हैं दो टाइप्स के, एक होते हैं टर्मिनेटिंग, एक होते हैं टर्मिनेटिंग और दूसरे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। भाई टर्मिनेट तो नहीं होगा, टर्मिनेट तो ये कतई नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन रिपीट कर रहा होगा, बट रिपीटिंग, जिसका एग्जाम्पल हमने ये लिखा 2.01 पे बार। तो इसके दो टाइप्स होते हैं, एक है टर्मिनेटिंग, एक है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। और इसी को p बाई क्यू के फॉर्म में लिखने का तरीका हम लोगों ने 9th में सीखा था, क्लास 9th में। ठीक, और टर्मिनेटिंग कैसा? भैया ये तो बड़ा सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल 2.25 5 पे खत्म हो गया, मामला ही खत्म, आगे डॉट 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 तो थोड़ी लगा है, ये खत्म हो गया। ठीक, खत्म हो गया यहाँ पे, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग। जैसे कि 2, जैसे कि 3, जैसे कि 5, है ना, ये सारे क्या है? जैसे कि 0, हाँ जी 0 भी एक रेशनल नंबर है। क्यों? 0 को 0/1 लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक, तो ये सारे क्या हो गए? ये सारे टर्मिनेटिंग हो गए, सारे टर्मिनेटिंग है। अब भाई माइनस में भी हो सकता है, -2 -3, है ना, -5, ये माइनस में भी हो सकता है। ठीक, ये सारे कौन से हैं? टर्मिनेटिंग, क्योंकि सबको डिवाइड बाई 1 करके -5/1 -3/1 -2/1 सबको p बाई क्यू के फॉर्म में तो लिख सकते हैं
ना। अब क्योंकि सबको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं तो टर्मिनेटिंग टाइप कैसा हुआ, टर्मिनेटिंग भी हुआ रेशनल, फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग ये भी क्या हुआ रेशनल, इसको भी p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना हम लोगों ने क्लास 9th में सीख लिया है, तो ये भी क्या हुआ, ये भी हुआ रेशनल। भाई इतना क्लियर है कि रेशनल के दो टाइप्स होते हैं, रेशनल के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। चलो बढ़िया, ये तो सीख लिया। और इर्रेशनल कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, भैया ये टर्मिनेट भी नहीं होगा रिपीट भी नहीं होगा, इसीलिए इसको p बाई क्यू के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। अच्छा सर इतना तो हम समझ गए कि भाई ये दो टाइप्स के होते हैं, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। और क्या, और ये है कि यहाँ पे ये जो Q है ना, ये Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए भाई, याद रखना है। रेशनल कैसा होता है, पहला तो p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, पहला कि ये कैसा होता है, p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, और दूसरा 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 कंडीशन ये है कि Q जो है, ये जो डिनोमिनेटर में Q, ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो क्या भाई, अगर हो गया तो फॉर एग्जांपल आप लिखोगे 2/0, डिनोमिनेटर में जैसे 0 आ जाता है तो इसको हम कह देते हैं नॉट डिफाइंड, ठीक है, ये रेशनल नहीं हुआ। अच्छा तो p बाई क्यू के फॉर्म में होगा, और जहां Q कैसा होगा, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। एक और पॉइंट होता है भाई, पॉइंट ना एक और है, एक और कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि सर P और Q जो है ना, P और Q जो है ना को प्राइम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, P और Q सर को प्राइम होना चाहिए। तो भैया इस को प्राइम को क्या कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय को प्राइम। अच्छा तो को प्राइम किसको कहते हैं, देखो कोई भी ऐसा दो नंबर सोचो आप, ठीक है, कोई सा भी ऐसा दो नंबर सोचो, दो अलग अलग नंबर सोचो, कोई सा भी ऐसा दो नंबर सोचो जिसका HCF 1 हो। व्हाट डू यू मीन बाय HCF 1 हो, मतलब जिससे आप सिर्फ 1 कॉमन निकाल सको। 1 कॉमन निकालने का क्या मतलब सर, चलो ठीक है एक नंबर लेते हैं, मान लीजिए 5,7, क्या क्या 5,7। अच्छा यहां से और एक और नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 21,14। अच्छा एक नंबर ले लिया 21,14 और दूसरा नंबर ले लिया 5,7। एक बात बताओ, इन दोनों में ऐसा क्या कॉमन ले सकते हैं भाई, कॉमन ले सकते हैं, कितना कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है 7। क्या कॉमन है इन दोनों में, 7। जब हम 7 को बाहर निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे, अंदर क्या बचेगा, 7 3 ज़ा 21, क्या बचेगा अंदर, 7 3 ज़ा 21, यहां क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो ये जो कॉमन लेते हैं ना बेटा, इसी को तो बोलते हैं HCF, ठीक। तो यहां पे क्या आपको लगता है, यहां पे HCF कितना आया, 7 आया, ठीक। HCF कितना आया, HCF कितना आया, 7 आया, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे HCF कितना है, HCF है 7। भाई जो कॉमन निकल जाता है ना उसी को HCF बोलते हैं। यहां पे HCF कितना आया, 7 आया, ठीक है। तो यहां पे HCF आ गया 7। अच्छा अगर HCF 7 आ गया है तो एक बात बताओ, जिसमें HCF 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं आएगा, जहां HCF 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर, चलो मान लो इसका केस ले लेते हैं, इस वाले केस में 5 और 7 में कुछ कॉमन आएगा क्या भैया, 5 और 7 में कुछ कॉमन, ना 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 1 आएगा बाबा। इसका कॉमन क्या है, 1 है। कोई भी ऐसा नंबर 1 के अलावा बता दो तुम जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा हो। यहां पे तो देखो दोनों को डिवाइड करने वाला नंबर 7 है, क्या है, 7 है भाई। 7 21 को भी डिवाइड कर रहा है, कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। 7 जो है 14 को भी डिवाइड कर रहा है, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। तो यहां पे 7 हो गया हमारा HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा नंबर, ठीक। तो अब एक बात बताओ कि यहां पे 5 और 7 को 1 के अलावा कोई नंबर डिवाइड कर रहा है क्या, 1 के अलावा कोई नंबर डिवाइड कर रहा है, नहीं नहीं नहीं, 1 के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 5 और 7 दोनों को डिवाइड करे।
अब अगर 1 के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 5 और 7 को डिवाइड कर रहा है तो सिर्फ 1 ही तो कॉमन आएगा भाई। 1 5 टाइम्स, 1 7 टाइम्स। ठीक, तो ये देखो यहां पे HCF कितना आ गया, यहां पे HCF आ गया 1। तो बाबा ऐसा है अगर HCF 1 आ जाए किसी दो नंबर का, अगर HCF कितना आ जाए 1, तो वो दो नंबर कहलाता है को प्राइम। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि 5 एंड 7 क्या है, को प्राइम। और यहां पे 21 और 14 ना ये को प्राइम नहीं है। क्यों भाई, क्योंकि यहां HCF 7 है, 1 के अलावा कोई और नंबर है HCF। ठीक है, तो चलो कंक्लूड करते हैं। कंक्लूजन ये है कि भाई दो नंबर को प्राइम तब होगा जब HCF 1 होगा, और अगर HCF 1 ना हो तो ये दोनों नंबर को प्राइम इल्ले है ही नहीं भैया। ठीक, तो यहां पे हमारा कंडीशन रेशनल के लिए है कि भाई ये P और Q कैसा होना चाहिए, को प्राइम। तो ये तीन कंडीशन है। पहला, रेशनल नंबर P बाई Q के फॉर्म में होना चाहिए। दूसरा, Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और तीसरा है P और Q कैसा होना चाहिए, को प्राइम। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है, तो वो रेशनल नहीं कहलाया जाएगा। सिंपल। तो हमारा जो पूरा एक्सप्लेनेशन है ना, वो बेस्ड होगा इन्हीं 3 पॉइंट्स पे, 1, 2 और ये 3। इन्हीं 3 पॉइंट्स पे बेस्ड होगा हमारा जो सारा एक्सप्लेनेशन है। ये सारा का सारा एक्सप्लेनेशन इन्हीं 3 पॉइंट्स पे बेस्ड होगा। अगर ये 3 चीजों को आपने समझ लिया तो अब आगे समझने में कोई खास परेशानी आपको नहीं होने वाली है। ठीक है, और भैया यहां तो P बाई Q के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते हैं। ठीक, तो वही अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा कि रेशनल और इर्रेशनल किसे कहते हैं। ठीक भाई, रेशनल और इर्रेशनल किसे कहते हैं, ये बात तो हमारा हो गया क्लियर। चलो अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, √5 को इर्रेशनल प्रूव करना है। और मैंने आप लोगों को यह कहा कि सबसे पहला है हमारा अजम्पशन। अब अज्यूम क्या करते हैं, देखो इर्रेशनल प्रूव करना है तो अज्यूम करना है कि वो रेशनल है, उल्टा अज्यूम करना है। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में यही करना होता है, जो आपको प्रूव करना है उसका उल्टा आप अज्यूम कर लो। भैया इर्रेशनल प्रूव करना है इर्रेशनल तो मानेंगे रेशनल। ठीक, हम अपनी तरफ से एकदम बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्शन मेथड कॉन्ट्राडिक्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो हम यहां सबसे पहले लिखेंगे लेट्स अज्यूम। चलो ठीक है, लेट्स अज्यूम दैट √5 इज इर्रेशनल। क्या है भाई, √5 इर्रेशनल है। चलो अज्यूम कर लिया भाई, अजम्पशन वाला खेल खत्म। हमने क्या अज्यूम कर लिया कि √5 क्या है, रेशनल है। इर्रेशनल है तो हमें अज्यूम करना है इट इज रेशनल। क्या अज्यूम करना है, इट इज रेशनल। ठीक, उल्टा अज्यूम करना है भाई, इर्रेशनल प्रूव करना है, रेशनल अज्यूम कर लो। सिंपल, यही होता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। चलिए पहला खेल तो हमारा हो गया। अभी क्योंकि हमने इसे रेशनल अज्यूम किया, क्या अज्यूम किया है, रेशनल। अगर रेशनल अज्यूम किया है तो रेशनल के 3 क्राइटेरिया थे। पहला कौन सा था कि वो P बाई Q के फॉर्म में होगा। दूसरा क्या था कि Q 0 के बराबर नहीं होगा। तीसरा क्या था, P और Q कैसा होगा, को प्राइम होगा। ये 3 चीजें यहां भी लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे, देयरफॉर अगर √5 रेशनल है, देयरफॉर हम लिख सकते हैं देयरफॉर √5 will be of the form कौन सा, P बाई Q। किस फॉर्म में होगा, अगर √5 रेशनल है तो किस फॉर्म में होगा, P बाई Q के फॉर्म में होगा। वेयर Q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। देखो दूसरा पॉइंट लिख दिया, and P and Q are को प्राइम। चलो बढ़िया, तो हमने पहला अज्यूम कर लिया कि भाई ये P बाई Q के फॉर्म में होगा। क्या अज्यूम किया हमने पहला अज्यूम किया कि ये कैसा होगा, P बाई Q के फॉर्म में होगा। दूसरा अज्यूम किया कि ये कैसा होगा, 0 के Q जो है वो 0 के बराबर
नहीं होना चाहिए। और तीसरा अज्यूम किया कि ये जो P और Q है ये कैसा है, ये दोनों को प्राइम है। अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज गलत साबित हुआ बेटा, अगर कुछ भी गलत साबित हुआ तो यहां पे ये इर्रेशनल नहीं। अगर इर्रेशनल नहीं तो फिर क्या, फिर रेशनल। ठीक है, हाँ जी। तो हम लोगों ने तीन चीजें अज्यूम कर ली। ठीक है, तो अजम्पशन वाला पार्ट हमारा हो गया डन। अब अगला है सॉल्व करने वाला पार्ट। चलिए अब सॉल्व करने वाला पार्ट करते हैं। ठीक है, ओके, सॉल्व करने वाला पार्ट करते हैं। कैसे भैया? तो पहले तो सबसे पहले हमने √5 को रेशनल मान लिया है ना, हमने मान लिया है कि रेशनल है। अगर रेशनल है तो ये कैसा होगा, ये P/Q के फॉर्म में होगा। ये कैसा होगा, P/Q के फॉर्म में होगा। अच्छा, P/Q के फॉर्म में तो लिख दिया। अब आगे क्या, देखो आगे क्या करना है ना, आगे रूट को हटाना है। भाई रूट हटाना जरूरी है, रूट हटाना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, चलो रूट को हटाते हैं। रूट को हटाने के लिए क्या करना होता है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। क्या करना होता है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। चलो दोनों साइड्स को स्क्वायर करके देखते हैं भाई। ओके, दोनों साइड्स को क्या करते हैं, स्क्वायर करके देखते हैं। तो इधर स्क्वायर कर देंगे, √5 का स्क्वायर बन जाएगा, और इस तरफ क्या बनेगा, P/Q का स्क्वायर, होल स्क्वायर। ओके, तो हमने दोनों साइड को स्क्वायर कर दिया। इस साइड क्या बन जाएगा, √5 का स्क्वायर बन जाएगा 5, और ये बन जाएगा P²/Q²। बढ़िया, P²/Q²। अब जरा देखिए, अब जरा देखिए, क्या अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो P² × 1 बन जाएगा P²। ठीक है, P² × 1 बन जाएगा P², और ये बन जाएगा 5Q²। ठीक है भाई, ओके ओके। तो हमने यहां पे P² = 5Q² लिख दिया। ठीक, अच्छा एक बात बताइए जरा, यहां पे ना, यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी है आपका समझना, ये एक्सप्लेनेशन बहुत ही जरूरी है इस पूरे सॉल्यूशन को समझना। ठीक, ये एक्सप्लेनेशन के बगैर आप नहीं समझ सकते कि कैसे हमने इर्रेशनल प्रूव किया। ठीक, ओके, इसको समझते हैं। भाई ऐसा है, मान लो कोई हम फॉर एग्जांपल हम कोई नंबर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, फॉर एग्जांपल 225, मान लो 225 लेते हैं। ठीक है, और इसे लिख देते हैं 5 इंटू, भाई 225 कितना होगा, 5 इंटू 5 × 5 4 = 20, 5 5 = 25। ठीक, तो हम लिख सकते हैं 225 किसके बराबर है, 5 × 45, राइट, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, अब जरा देखिए, अब जरा देखिए, यहां पे ये जो 5 है ये फैक्टर है 225 का, ऑब्वियसली फैक्टर है ना भाई। देखो डिवाइड तो करता है 5 4 = 20, 5 4 = 20, 5 5 = 25, 45 टाइम्स। तो भाई 5 तो फैक्टर है 225 का। चलो ये 5 फैक्टर है 225 का, और 45 भी तो फैक्टर है 25 का, है ना, दोनों फैक्टर है। ठीक, अब हमारे केस में क्या है, हमारे देखो 225 को हम लिख सकते हैं 15 का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, 15 का स्क्वायर इक्वल्स टू ये रहा 5 × 45। ठीक, तो भाई ये रहा P15², ये रहा P², राइट, है ना। ठीक, ये कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स है। 5 टाइम्स व्हाट है, 5 टाइम्स है 45, 5 टाइम्स 45। इसका मतलब हम कह सकते हैं 5 इज अ फैक्टर ऑफ 15। हम यहां कह सकते हैं 5 इज अ फैक्टर ऑफ 15²। ठीक, 5 इज अ फैक्टर ऑफ 15²। हम लिख सकते हैं भाई ये 5 टाइम्स 45, 5 × 45 है, बनता है 225, है ना। देखो 225 क्या है, 5 × 45, इसका मतलब 5 फैक्टर है 225 का, यानी कि आप कह सकते हो 5 फैक्टर है 15² का, राइट। वैसा ही तो यहां पर भी है, आप देखो P² = 5 × Q²। तो क्या हम यहां पे कह सकते हैं कि जो 5 है ये फैक्टर है P² का, कह सकते हैं कि नहीं, हाँ कह सकते हैं। चलो लिख लेते हैं, 5 इज अ फैक्टर ऑफ Q, 5 इज अ फैक्टर ऑफ P²। हाँ जी, 5 इज अ फैक्टर ऑफ P²। ठीक, ओके, एक स्टेटमेंट हमने डिराइव किया। अब आगे देखो, जब कोई नंबर किसी एक पर्टिकुलर इंटीजर के स्क्वायर का, जैसे यहां पे आप देखो, यहां पे क्या है, 5 किसका फैक्टर है, 5 फैक्टर है 15² का। तो यहां पे असल में 5 जो है 15 का भी स्क्वायर है। कैसे भाई, देखो जरा देखो,
15 को डिवाइड करता है कि नहीं? देखो 225 को डिवाइड करता है 5, इतना तो हमें पता है। कितने टाइम्स डिवाइड करता है? 5 1 जा 5 4 जा, है ना, 45 टाइम्स। ठीक, 225 का स्क्वायर रूट कितना है? 225 का स्क्वायर रूट कितना है? 15। तो भाई 5 जो है ना 15 को भी डिवाइड करता है। ठीक, तो यहां पे कंक्लूजन आपको ये याद रखना है कि अगर कोई नंबर स्क्वायर वाले नंबर को अगर डिवाइड कर रहा है तो स्क्वायर रूट वाले नंबर को भी डिवाइड करेगा। अगर कोई नंबर स्क्वायर, देखो ये 15 का स्क्वायर है, तो अगर कोई नंबर स्क्वायर वाले नंबर को डिवाइड कर रहा है तो स्क्वायर रूट वाले नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो अगर 5 डिवाइड कर रहा है 225 को, तो यही 5 डिवाइड करेगा इस 225 का स्क्वायर रूट 15 को भी। ठीक, तो यहां पे भी तो वैसा ही है। अगर 5 डिवाइड कर रहा है p स्क्वायर को, तो 5 p को भी डिवाइड करेगा। 5 किसको डिवाइड करेगा? p को भी डिवाइड करेगा। अगर 5 डिवाइड करता है p स्क्वायर को, तो 5 p को भी डिवाइड करेगा। कैसे समझ में आया भैया? यहां से आया। देखो 5 डिवाइड कर रहा है 225 को, कर रहा है पक्का। ठीक, ओके, 5 डिवाइड कर रहा है 225 को, डन। तो भैया 225 का स्क्वायर रूट कितना है? 15। तो 5 15 को भी डिवाइड कर रहा है, राइट। तो यहां पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर 5 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑल्सो। p को भी डिवाइड करेगा ये। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम लोगों ने एक कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया। कंक्लूजन क्या था? कंक्लूजन था कि 5 जो है ना p का एक फैक्टर है। 5 किसका फैक्टर है भाई? चलो इसको मार्क कर देते हैं। ये जो 5 है ये किसका फैक्टर है? ये 5 जो है ये p का फैक्टर है। ओके, तो 5 भाई p का फैक्टर है। चलो एक कंक्लूजन हमें मिला कि 5 क्या है? 5 p का फैक्टर है। ओके, अगर कोई फैक्टर है, मान लो अगर मैं लिख रहा हूं कि 50, अगर मैं ये लिख रहा हूं 15 इक्वल्स टू 5 इंटू, या हाँ 5 इंटू 3। ठीक भाई, हम कह रहे हैं ना कि 5 फैक्टर है। 5 क्या है? 5 फैक्टर है। किसका फैक्टर है? 15 का। तो कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है। 3 टाइम्स है ना? ठीक है, तो हम कह रहे हैं 5 इज अ फैक्टर ऑफ 15। अगर क्या मैं यहाँ पे इस 3 को, जब हमें ये 15 नहीं मालूम है, मान लो यहाँ पे कोई दूसरा नंबर है, मान लो यहाँ पे कोई नंबर है, क्या लिख दें यहाँ पे नंबर? यहाँ पे p लिख देते हैं। चलो हमारा यहाँ पे p है ना, तो हम p लिख देते हैं। तो ये रहा p। ठीक, और हमें बस इतना पता है कि भैया 5 जो है ना फैक्टर है p का, तो 5 लिख दिया। अब क्योंकि यही नंबर नहीं मालूम है, तो कितने टाइम्स होगा वो भी तो नहीं मालूम होगा भाई। ये नंबर मालूम अगर p नंबर पता चल जाए, अगर हमें p पता चल जाए कि 15 है, तो ये भी पता चल जाएगा कि ये 3 टाइम्स है ना? ठीक है, अगर हमें ये पता चल जाए कि p 15 है, तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि 5 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है। 5 इंटू 3 15। तो अगर 15 मालूम है तो ये भी पता चल जाएगा। अब अगर 15 ही नहीं मालूम है तो ये दूसरा नंबर कहां से पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। चलो दूसरे नंबर को किसी वेरिएबल से डिनोट कर देते हैं। क्या डिनोट कर देंगे? वेरिएबल कौन सा यूज करें? एक्स वाई जेड पी क्यू आर ए बी सी डी, कुछ भी यूज कर लो भैया। चलो मैं यूज कर लेता हूं m। तो हम लिख सकते हैं यहां पे, क्योंकि 5 इज अ फैक्टर ऑफ p, तो हम लिख सकते हैं भाई p जो है ना, ये जो p है ये 5m है। क्या है? 5m। क्योंकि हमें इतना पता है कि 5 फैक्टर है p का। अब p खुद ही नहीं मालूम है तो कितने टाइम्स होगा ये भी नहीं मालूम, तो हम लिख सकते हैं p इक्वल्स टू 5m। अच्छा जी, चलो p इज इक्वल्स टू 5m, ये हमें पता चल चुका। अच्छा, सॉल्यूशन का पहला पार्ट हो गया, यहाँ पे ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अच्छा चलो भैया, पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरा पार्ट अब आपको थोड़ा आसान लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने पहला पार्ट कर लिया है। दूसरा पार्ट आपको आसान लगने वाला है। चलो दूसरा पार्ट आपको आसान लगने वाला है। भाई पहला पार्ट तो हमारा हो गया। अब ये जो कंक्लूजन है, हम ये कहां से पहुंचे थे? इस पॉइंट से पहुंच पाए थे ना, इसी पॉइंट से तो हम ये कंक्लूजन लाया। हमने ये कंक्लूजन कहां से लाया? यहां से लाया। ठीक, तो एक काम करते हैं, इसको फिर से कॉपी करते हैं। p स्क्वायर इक्वल्स टू 5q स्क्वायर। बढ़िया। ठीक, अब हमें पता है p कितना है? 5m। p कितना है भाई? p है 5m। तो p की जगह लिख देते हैं 5m,
और इसका कर दिया स्क्वायर, ये रहा इक्वल्स टू 5q²। भाई होल स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे 25m² इक्वल्स टू 5q²। कैंसल आउट होगा, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो भैया ये आ गया q² इक्वल्स टू 5m², 5m²। अब देखो कुछ ऐसा ही तो सिचुएशन आ गया, कुछ ऐसा ही सिचुएशन आ गया, ठीक। तो हम कह सकते हैं 5 इज अ फैक्टर ऑफ q², कह सकते हैं, ठीक है। लिख देते हैं कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ 5 इज अ फैक्टर ऑफ q²। और हमें ये पता है कि अगर स्क्वायर वाले नंबर का फैक्टर है 5 तो 5 फिर q का भी फैक्टर होगा। अगर 5 q² का फैक्टर है तो 5 q का भी फैक्टर होगा। तो चलिए आगे लिख देते हैं, therefore 5 is a factor of 5 will be also, ऐसा स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं, therefore 5 will also be a factor of, है ना, therefore 5 will also be a factor of, 5 will also be a factor of q, क्योंकि 5 q² का फैक्टर है तो 5 q का भी फैक्टर होगा, ठीक। चलो भाई, तो यहां पे हमें एक बढ़िया सा कंक्लूजन मिल गया, ठीक। कंक्लूजन यहां पे मिल गया कि भाई 5 जो है ना p का फैक्टर है, फिर हमें पता चला कि 5 जो है q का भी फैक्टर है, तो हम यहां पे एक बढ़िया सा स्टेटमेंट लिख सकते हैं। चलो सॉल्यूशन पार्ट 2 भी हो गया, अब कॉन्ट्राडिक्शन और कंक्लूजन करते हैं। ये याद रखिएगा, कॉन्ट्राडिक्शन और कंक्लूजन करना है, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे therefore 5 is a factor। भाई 5 फैक्टर है किसका किसका, p और q दोनों का है। 5 is a factor of both P and Q, P and Q, 5 is a factor of both P and Q। भाई फैक्टर P और Q दोनों का निकल गया, दोनों का ही एक फैक्टर निकल गया 5। एक बात बताओ, हम लोगों ने ये पढ़ा था स्टार्टिंग में अभी कि अगर 1 के अलावा कोई भी दूसरा फैक्टर आ जाए तो वो दोनों को प्राइम नहीं होगा। सर पढ़ा था ना हम लोगों ने, अभी पढ़ा था। जैसे याद करो 21 और 14 लिया था, 21 और हम लोगों ने 21 और 14 का एग्जांपल लिया था, यहां से 7 कॉमन निकाला था, तो 7 अंदर 3 और 2 बचा था, तो हमने कहा था 7 फैक्टर है, इसका मतलब ये दोनों को प्राइम नहीं है। और फिर हम लोगों ने एग्जांपल लिया था 5 और 7 का, और हमने देखा था कि यहां सिर्फ 1 कॉमन आ रहा है, तो हमने कहा था क्योंकि HCF 1 है, कॉमन सिर्फ 1 आ रहा है, सिर्फ 1 ही है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 5 और 7 क्या है, को प्राइम है। क्या है, को प्राइम। और अभी हम लोगों ने ये देखा कि भैया 5 फैक्टर है P का, 5 फैक्टर है Q का, इसका मतलब 5 P को भी डिवाइड कर रहा है, 5 Q को भी डिवाइड कर रहा है। भाई 5 जो है ना P और Q दोनों को डिवाइड कर रहा है। ये जो है ये साला धोखेबाज निकला। क्यों? हमने तो माना था कि ये √5 रेशनल है, रेशनल है। अगर रेशनल है तो भाई P और Q कैसा होना चाहिए, P और Q कैसा होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। हमने तो ये अज्यूम किया था कि √5 क्या है, रेशनल। और अगर रेशनल है तो P और Q कैसा होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। हम लोगों ने तो माना था, लेकिन ये 5 जो है ये सुसरा निकला धोखेबाज, P को भी डिवाइड कर रहा है, ये देखो P को भी डिवाइड कर रहा है और Q को भी डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब यहां पे ये जो है ये निकला है धोखेबाज, क्योंकि P और Q दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो यहां पर P एंड Q को प्राइम है ही नहीं। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर P, Q आर नॉट को प्राइम। अब अगर को प्राइम नहीं है तो हमारा अजम्पशन तो गलत हो गया ना भाई, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग। अब क्योंकि अजम्पशन गलत है तो हम कह सकते हैं देयरफॉर √5 जो है वो रेशनल तो नहीं है, क्योंकि हमारा अजम्पशन ही था रेशनल। अब वो रेशनल तो नहीं है, और अगर रेशनल नहीं है तो हम कह सकते हैं देयरफॉर √5 इज इर्रेशनल।
अच्छा ये रहा हमारा प्रूफ। ठीक है, तो हम लोगों ने ये प्रूफ कर दिया। ओके, तो यहां पे ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। 3 नंबर का आता है प्रूफ वाला, एकदम मस्त। यही एक फॉर्मेट होगा, इस फॉर्मेट से मस्त बढ़िया करके आप 3 नंबर स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब बढ़ते हैं अपने आगे सेकंड वाले क्वेश्चन पे।